हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पहले एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे कंसेप्ट स्टडी किए थे, तो सेम उसी वे में कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही अनदर टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी एक वीडियो सीरीज़ रहेगी जिसमें 3 से 4 वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगी क्योंकि ये टॉपिक छोटा ही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर अब हम टॉपिक है जो वो पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मीन्स स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग। लाइक जब हम कोई प्रोडक्ट या कुछ भी एसेट, कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ खर्च करते ही हैं। तो जो वो खर्चा करते हैं वो पैसा कहाँ से आया, उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ा या कुछ भी पे करना पड़ा, तो वो होता है उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इसको हम मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हम कॉस्ट कर रहे हैं, जितनी हमारी कॉस्ट है, कम से कम उतनी तो हमारी रिटर्न होनी चाहिए ना, तभी तो बिजनेस में फ़ायदा होगा। देन कम्स रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, यानी कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है। यानी कि अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि यहाँ से मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए। तो सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वही कम से कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी। इसके अलावा कंपनी मस्ट ऑफर दैट मच कॉस्ट ऑफ कैपिटल और से रेट ऑफ रिटर्न, ताकि वो कैपिटल रेज कर सके एंड कंपनसेट कर सके फॉर रिस्क। वी ऑल नो दैट कि जब भी इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा ना कम या ज़्यादा रिस्क तो रहेगा ही। तो उस रिस्क को कंपनसेट जो हम करते हैं वो वाली रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट फॉर फर्म है ये, लेकिन रिटर्न फॉर इन्वेस्टर है। एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। फर्म के लिए वो कॉस्ट रहेगा लेकिन इन्वेस्टर के लिए वो इनकम है, तो उनके लिए वो रिटर्न है। तो सेम थिंग कि हम इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल रहे हैं और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी बोल रहे हैं। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्यों ज़रूरी है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें? फर्स्टली तो देखा हमने कि रिटर्न है, क्योंकि कैपिटल रेज करनी है तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टडी करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा देखो, एज अ डिस्काउंट रेट इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज़ अनदर टॉपिक जिस पे मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी। कैपिटल बजटिंग में फॉर द टाइम बिंग आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उसके लिए हमें एक लीस्ट डिस्काउंट रेट देता है जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट करना होता है, जैसा हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में किया था। देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंपनी कितना डेट या इक्विटी यूज़ कर रही है खुद की फाइनेंसिंग के लिए, तो उन डिसीजन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। देन अदर वैल्यूएशन डिसीजन अदर फॉर सिक्योरिटीज़ और एसेट्स, उसमें भी जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इम्पैक्ट होती है। इसमें सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। जब भी हम कहीं पे पैसा लगाते हैं तो लाइक इन केस ऑफ बैंक में हम सेव करते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह से कोई लोन लेता है या फिर कहीं पे कोई भी फर्म इन्वेस्ट करती है तो जहाँ से भी पैसा आता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते ही हैं वो। तो हम सेफर साइड के लिए इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बैंक में पैसा लगाएं तो वो सेफ़ होता है, क्योंकि कभी भी हम अपना पैसा निकाल सकते हैं वहाँ से। तो जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। तो ये एक बेस लिमिट प्रोवाइड कराता है कि इतना तो देखो, अगर हमें बैंक में मिल ही रहा है तो अब इतना तो पैसा हमें मिल ही जाएगा जितना बैंक रेट का है, तो इससे कुछ ज़्यादा ही हम चाहेंगे अगर हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी होगा, राइट। तो बेस रेट ये हमें प्रोवाइड करा देगा। देन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मीन्स कि मार्केट में बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, अनस्टेबल कंडीशन है, लाइक वॉर लाइक कंडीशन हो रही है इस टाइम पे, लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है हमारी। तो सिमिलरली कुछ कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो डाउन भी आ सकती है, तो ये मार्केट कंडीशन हमें इम्पैक्ट करती हैं।
देन कम रिस्क ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस भी बिजनेस में हम कोई स्पेसिफिक बिजनेस है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो सकती है इफ़ इट इज़ मोर रिस्की। लाइक फैशन बिजनेस है, फैशन जल्दी जल्दी बदलता है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो जो एक्सपेक्टेंसी होगी रिटर्न को लेके वो भी हायर होगी। लेकिन कंज्यूमर गुड्स या अदर इनकम जैसे कि पेट्रोलियम का बिजनेस है जहाँ पे स्टेबल डिमांड रहती है वहाँ पे रिस्क कम होता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है लेवरेज। लेवरेज का क्या मतलब है? लेवरेज मीन्स यूज़ ऑफ डेट। जब हम इक्विटी के साथ साथ यानी कि शेयर कैपिटल या ओन्ड फंड के साथ साथ बोरोड फंड भी यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम लेवरेज बोलते हैं। तो जब हम डेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट ऑलवेज डेट से हाई होती है। तो जब चीपर सोर्स यूज़ करेंगे यानी कि डेट अवेलेबल भी होगा और हम लेवरेज को यूज़ भी करेंगे तो उससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जितना ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेट की कॉस्ट कम जाती है। फिर आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन्स कि जो हम टैक्स पे करते हैं इनकम के ऊपर, तो अगर हम डेट यूज़ करते हैं तो डेट पे जो इंटरेस्ट देते हैं इट इज़ अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। पहले हमारी इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होता है और फिर उसके ऊपर टैक्स देना होता है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स है हमारे पास ज़्यादातर तो वहाँ डिविडेंड जो देते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए लेवरेज और टैक्सेशन आर अदर टू फैक्टर्स जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको इम्पैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमें कॉस्ट निकालनी होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ही बात करेंगे, क्योंकि जब भी कैपिटल की बात आती है तो हम मेनली यही अज्यूम करके चलते हैं जो हमने लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसकी हम बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज़ डेट, देन प्रेफरेंस शेयर एंड देन इक्विटी शेयर। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ डेट को हम ये के और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में इसके टी दिखाते हैं सब्सक्रिप्ट में। देन फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को के पी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई के नाम से दिखाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम डेट की कॉस्ट की बात करेंगे, डेट में भी इररिडीमेबल डेट। तो अभी हम बात करते हैं इररिडीमेबल डेट की। इररिडीमेबल डेट होता कौन सा है? जो कंपनी के लाइफ टाइम में हम पे नहीं करते, यानी कि ये तभी पे होगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। जबकि जो रिडीमेबल डेट होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी हमें पे बैक करना पड़ता है। तो अभी हम सिर्फ इररिडीमेबल की बात कर रहे हैं। के डी कॉस्ट ऑफ डेट। तो हम कैसे निकालेंगे? डेट पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है और हमें ये भी पता है इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए 1 माइनस टी यहाँ पे हम टैक्स बेनिफिट का लगाते हैं। एंड देन व्हाट इज़ दिस नेट प्रोसीड्स? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर जो हमें ध्यान में रखना होगा वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट। और यही सेम हमारा अदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर उनकी कॉस्ट में भी यूज़ होता है। तो आपको नेट प्रोसीड के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड क्या होता है? हाउ मच मनी इज़ एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है, कि उस सिक्योरिटी को या हमने डिबेंचर इशू किया या कोई भी सिक्योरिटी इशू करी उससे हमें एक्चुअल में पैसा कितना मिला वो नेट प्रोसीड होता है। अब हम नेट प्रोसीड को समझते हैं कि होता क्या है। नेट प्रोसीड्स क्या है? एक तो होता है फेस वैल्यू कि कोई सिक्योरिटी कितने रुपए की है। एक होता है कि उसको इशू कितने पे किया, यानी कि जब हमने उसको सेल किया पब्लिक को हमने बोला कि हमें पैसा चाहिए तो उसको हमने कितने रुपए में बेचा। सो फर्स्ट थिंग हेयर इज़ एट पार। एट पार मीन्स कि जितने का है उतने में ही सेल किया। तो 100 रुपीज़ की चीज़ है, 100 रुपीज़ में ही सेल करी, एट पार ये होगा हमारे पास। इसमें क्या है कि सेम प्राइस मिलेगा, जितने की सिक्योरिटी है उतना ही हमें रिसीव होगा। नेक्स्ट कम एट डिस्काउंट। वी नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ छूट दे दी हमने, यानी कि जितने की वो एक्चुअल चीज़ है उससे कुछ कम। तो अगर कोई चीज़ हमने 10% डिस्काउंट पे दी है, 100 की वो चीज़ है, तो माइनस करेंगे 10%, डिस्काउंट इज़ 10, तो वो चीज़ कितने की मिल जाएगी हमारे पास? 90 की। तो यानी हमें लेस अमाउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द फेस वैल्यू। नेक्स्ट कम्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मीन्स कि कोई चीज़ जिसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े।
तो अगर कोई 100 की चीज़ है उसको 10% प्रीमियम पे सेल किया, यानी 100 तो मिलेंगे ही, प्लस 10% भी मिलेगा, यानी 110 मिलेगा। तो हमें जो फेस वैल्यू है उससे कुछ मोर मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ केसेस देखने मिल सकते हैं जहाँ पे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट करके कुछ दिया हो सकता है। तो कॉस्ट भी ऑल नो, कॉस्ट का मतलब कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंस है ये। तो एक्सपेंस की वजह से पैसे जितने मिलने थे उससे यानी कि कुछ कम ही मिलेंगे। तो मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि 2% है जो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 100 माइनस 2 यानी 98 हमें मिलेंगे। सो नेक्स्ट मूविंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में इरिडेमेबल डेट की कॉस्ट। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच issued at, there are 3 cases, at par, at 7% discount, at 10% premium, and assuming a tax rate of 40%. So firstly, what do you mean by that 12% डिबेंचर? दिस इज़ द थिंग दैट यू मस्ट नो, क्योंकि देखो हमें कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ क्या मेंशन है, हमें ये 12% का रेट गिवन है। तो ये जो 12% है दिस विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है, I/NP. I is interest, NP is the net proceed, and then 1 minus T. Here 1 minus T is 1 point minus 40%. 40% को 40 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, that is 0.40. And coming to interest, this is 12% of what, 1000 ईच का एक डिबेंचर है, तो उसी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज़ 120. सो NP हमारा 1000 है, फर्स्ट केस में एट पार है यानी 1000 का है, 1000 में ही कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला, यानी अगेन दिस इज़ द फॉर्मूला I/120 जो हमने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई 1000, दिस इज NP, एंड 1 माइनस 0.40 इज़ फॉर टैक्स। अब ये मल्टीप्लाई में 100 कहाँ से आया, इसकी बात करते हैं। तो देखिए हम जब भी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट किस में आती है कि इतने % कॉस्ट है इस चीज़ की। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं इट विल बी इन अ परसेंटेज, नॉट इन अ अमाउंट। सो दैट इज़ वाई ये हमने 100 यूज़ किया है परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 120 डिवाइड बाई 1000, ये 0 कैंसिल किया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस 0.40 को करेंगे तो 0.60 हो जाएगा इंटू 100। सो ओवरऑल जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 72 डिवाइड बाई 10 यानी 7.2%। परसेंट में ये इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैंने शुरू में ही मल्टीप्लाई 100 कर दिया था। अगर आप इसको विदाउट 100 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तक तो आपका आंसर 0.72 आता, फिर उसको अगर आप बाद में मल्टीप्लाई करते तो फिर ये आपका 7.20 आ जाता। Okay, so now coming to the next part, which is what it says 7% discount. So 7% डिस्काउंट अगर हम लेंगे यानी 1000 की कोई चीज़ है उसको हमने 7% कम पे सेल किया है, तो 7% ऑफ 1000 इज़ 70 रुपीज़, यानी उससे हमें कितना रिसीव हुआ 930। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें लेस रिसीव होगा जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो हमने फॉर्मूला में I/NP, I इज़ 120, I विल बी सेम फॉर ऑल because interest is given on the face value. Okay, so interest 120 divided by NP is 930, that 60 upon 100, this is same from here and then multiply by 100. तो जब मैंने इसको solve किया my answer is 7.74%. Next moving to the third part which is related to premium. Third part was at 10% premium, that means something extra we will receive. So 1000 का है प्लस 10% ऑफ 1000 का 10% मीन्स 100, so we will be receiving here 1100 rupees. So 120 again same, interest हमेशा सेम आएगा, then divide by 1100 into 60 upon 100 which is for tax, multiply by 100, 72 upon 11, that is 6.55%. So you can see that कि हमारा जो जब हम एट पार पे कर रहे थे 7.2 था, बट जब डिस्काउंट पे किया तो 7.74। वाई इज़ दैट? क्योंकि हमें जब हम एट पार पे कर रहे थे 1000 रुपये मिले, लेकिन जब हमने एट डिस्काउंट किया तो 930 रुपीज़ मिले। कॉस्ट तो सेम है लेकिन पैसा कम मिला तो कॉस्ट बढ़ गई हमारी, एंड देन हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला तो कॉस्ट कम हो गई। सो
अगर हम मेन जो हमें बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे, एनपी इज़ द की। हमें बस एनपी कैलकुलेट करते हुए ध्यान में रखना है कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट एनपी के लिए हो सकता है। मान लो ऐसे मैंशनड हो कि एक डिबेंचर है ₹100 का, उसको एट 10% प्रीमियम पे इशू किया है, तो एट 10% किया है, प्लस करेंगे कुछ ना कुछ। बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 2%। प्रीमियम प्लस होता है बट कॉस्ट माइनस होती है। यानी कि एनपी कैसे आएगा, 100 प्लस 10% ऑफ 100 माइनस 2% ऑफ 100। तो 10% ऑफ 100 मीन्स 10 प्लस करेंगे एंड 2% ऑफ 100 मीन्स माइनस करेंगे 2। सो इंस्टीड ऑफ 100 प्लस 10, 110 की बजाय हमें ₹2 कम मिले। क्यों? ₹2 की कॉस्ट थी तो 108। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एनपी कैसे कैलकुलेट करते हो। इंटरेस्ट आपको वही परसेंटेज लेनी है जो डिबेंचर के आगे मेंशन्ड है। ओके, और टैक्स रेट का कैलकुलेशन आप 1 - t करके करोगे। एंड फाइनली अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लाइंग बाय 100 बिकॉज हमारा आंसर परसेंटेज में आना चाहिए। फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिडीमेबल जो डेट्स होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है उनको हम उनकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं यू कैन मेंशन इन द कमेंट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।